गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज जो देखेंगे होमवर्क का तीसरा सीरीज देखेंगे, तीसरा दिन देखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 11 से लेकर के पेज नंबर 15 तक का आपका होमवर्क था और इसी से आज हम लोग टेस्ट 3 करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग जुड़े हैं वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों में। अगर आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिला है, जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेलवे स्टडी अड्डा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा और होमवर्क क्या रहता है वहां पर सारा जानकारी आपको अपडेट मिलते रहता है, इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो है टेस्ट नंबर 3 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 100 क्वेश्चन का जो है सीरीज लाइए। आप लोग अगर कंटिन्यू बने रहिएगा, जितना ज्यादा आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा उस हिसाब से हम जो है आप लोगों के लिए आगे चल के हम इसको 100 क्वेश्चन पर डे करेंगे। ठीक है, या यकीन मानिए कि आपका जो है लुसेंट का सीरीज जो है आपको 95 दिनों में खत्म करवा देंगे, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इसीलिए आप लोग है थोड़ा सा ज्यादा शेयर किया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके हमारे साथ। जितना ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेगा उतना ज्यादा हम लोग को पढ़ाने में भी मजा आएगा। ठीक है, लुसेंट सब्जेक्टिव जो भी लोग आज पेज 11 से पेज 15 तक पढ़े होंगे उसका जो है टेस्ट हम ले रहे हैं। तो आप लोगों का जो है इस सेट में कम से कम आपका 35 प्लस आना चाहिए। ठीक है, जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे। आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को पीडीएफ मिल गया होगा। चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा जो है बाहर से आवाज जाता होगा कभी कभी इधर से, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, काहे कि अभी इलेक्शन का टाइम है तो हमेशा कोई ना कोई गाड़ी आते रहता है। ठीक है, चलिए आप लोग जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज जो है लुसेंट होमवर्क सीरीज का टेस्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, लुसेंट पेज नंबर 11 से पेज नंबर 15 तक का। तो आइए पहला क्वेश्चन है आपका, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था और इसके बाद बौद्ध धर्म में कौन सा प्रमुख विभाजन हुआ था। खास करके इसमें दो क्वेश्चन है। पहला तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, पहला क्वेश्चन यहाँ से। और दूसरा क्वेश्चन निकल रहा है यहाँ से कि इसके बाद बौद्ध धर्म में कौन सा प्रमुख विभाजन हुआ था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। यहीं से आपका आंसर आ जा रहा है कुंडल वन में। उसके बाद इसके बाद जो है बौद्ध धर्म में कौन सा प्रमुख विभाजन हुआ था। तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, दो भागों में आपका बौद्ध धर्म बट गया था। पहला जो बट गया था आपका हीनयान, हीनयान, और दूसरा जो है आपका महायान, महायान। बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था, पहला हीनयान और दूसरा महायान। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो महायान बौद्ध धर्म के अनुसार यानी कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कोई पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है इसका आदर्श रहत पद का प्राप्त करना है, बिल्कुल गलत है। इसमें बुद्ध को एक साधारण मानव माना जाता है, बिल्कुल गलत है। इसमें धार्मिक मुख्य ग्रंथ मुख्यतः पाली भाषा में है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। चौथा है इसका आदर्श बोधिसत्व है और इसमें मूर्ति पूजा में विश्वास किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आदर्श बोधिसत्व है और इसमें मूर्ति पूजा में विश्वास किया जाता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पेज को हम लोग ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वॉइस कभी कभी बीच में थोड़ा सा घर घर की तरह आवाज देता होगा, तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में आपको जो है घर घर का आवाज जा रहा होगा। थोड़ा सा माइक नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं, हेडफोन लगा करके ब्लूटूथ तो है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा बीच बीच में कभी कभी आवाज जो है आपको ज्यादा चरचराहट की तरह जाता होगा, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के रूप में त्रिपिटक के किस पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। तो बनाए गए नियमों का संग्रह यानी कि भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए तो आपका विनय पिटक था। कौन सा? विनय पिटक था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विनय पिटक था। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म में
निर्माण का परम लक्ष्य क्या है, जैसा कि पाठ में वर्णित है। तो बौद्ध धर्म में निर्माण का परम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म जो है आपका, इसमें जो है आपका निर्माण का परम लक्ष्य क्या है? तो दीपक का बुझा जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। परम लक्ष्य क्या है? तो दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। 4 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में लिखी गई पहली बौद्ध पुस्तक बुद्ध चरित्र, जिसमें बुद्ध का संपूर्ण जीवन चरित्र है, के लेखक कौन है? तो संस्कृत में जो लिखी गई थी पहली पुस्तक बौद्ध पुस्तक बुद्ध चरित्र, इसका जो है इसमें क्या है, बुद्ध का संपूर्ण जीवन चरित्र है। इसके लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष कौन था लेखक? संस्कृत में जो लिखी गई थी बौद्ध की पहली पुस्तक अश्वघोष। 5 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। हाँ, 6 नंबर आपका स्क्रीन पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु किस मार्ग की बात कही, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकलन आदि 8 साधन शामिल है? तो बुद्ध ने जो है सांसारिक दुखों में मुक्ति हेतु जो मार्ग बताई थी, उसमें से सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आदि सहित कुल 8 साधन शामिल है। इसमें से कौन सा है? इसे अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। आइए थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है टोटल, हम इसको 20 से 25 मिनट में इसको पूरे खत्म करेंगे। ठीक है, 7 नंबर है आपका पीडीएफ। आप लोग जो है अगर प्रिंट करवाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, काहे कि आप अगर प्रिंट करवा के रखिएगा तो आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी होता है और रिवीजन करने में भी बहुत ज्यादा आपका हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस कला में बनी थी? तो क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो थी संभवतः किस कला में बनी थी? तो प्रथम मूर्ति जो किस कला में बनी थी? प्रथम मूर्ति जो है आपका ये मथुरा कला में बनी थी, लेकिन सबसे अधिक मूर्ति का निर्माण किस कला में हुआ था? तो गांधार शैली में हुआ था। किस शैली में? तो गांधार शैली में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रथम मूर्ति तो मथुरा कला में और सबसे अधिक मूर्ति किस शैली में? तो गांधार शैली में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों माना जाता है? तो बौद्धों का जो है सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा जो है सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी दिन जो है बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार क्या माना जाता है? वैशाख पूर्णिमा माना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा माना जाता है। इस दिन जो है छुट्टी भी रहता है, सरकारी छुट्टी भी रहता है, सरकारी कार्यालय जितने भी हैं उस दिन आपको, स्कूल भी है तो उसमें भी आपको इस दिन छुट्टी रहता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में भी सर्च कीजिएगा रेलवे स्टडी अड्डा, वहाँ पे आ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी सर्च कीजिएगा रेलवे स्टडी अड्डा, वहाँ पर भी आ जाएगा। तो अगर पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि आप लोग टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा रेलवे स्टडी अड्डा, वहाँ पे आपको चैनल दिखाई दे देगा जिसमें 2200 प्लस स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। वहाँ पे आपको होमवर्क और टेस्ट का पीडीएफ आपको प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे मिल जाता है और वीडियो 1 घंटा बाद 8 बजे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, जातक कथाएं बौद्ध धर्म में क्या प्रदर्शित करती है? जो जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म में ये क्या प्रदर्शित करती है? तो ये बोधिसत्व का मनुष्य एवं पशुओं के रूप में पुनर्जन्म। ठीक है, बोधिसत्व का मनुष्य एवं पशुओं के रूप में पुनर्जन्म को जो है प्रदर्शित करती है। 9 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिए गए पाठ के अनुसार अनिश्वरवाद के संबंध में किन दो धर्मों में समानता है? तो दिए गए पाठ के अनुसार अनिश्वरवाद के संबंध में किन दो धर्मों का समानता है? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म।
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बौद्ध मठों और उनके स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो हेमिस मठ लद्दाख ये भी सही है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है। उसके बाद जो है आपका रूमटेक मठ ये उत्तराखंड ये आपका गलत है। बोधि मठ ये बोध गया ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सुमेलित नहीं है। ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर ऑप्शन आपका दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, वामन पुराण में वर्णित शैव संप्रदाय की 4 शाखाओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो वामन पुराण में वर्णित जो है शैव संप्रदाय की 4 शाखाएं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा शामिल नहीं है, आजीवक जो है इसमें शामिल नहीं है। 12 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं, 13 नंबर की हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिंगायत संप्रदाय जिसके प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव थे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। इसमें जो है सत्य को बताना है। जो लुसेंट अच्छे से पढ़े होंगे उनका ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो अच्छे से पढ़े होंगे पॉइंट बाय पॉइंट उनका ये बिल्कुल सही होगा। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंगायत संप्रदाय जिसके प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव थे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया, बिल्कुल सही। और विधवा विवाह का समर्थन किया, बिल्कुल सही। तो आपका पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। 14 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में है, सांची का स्तूप जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे हुए हैं, स्तूपों की किस श्रेणी में आता है। तो सांची का जो स्तूप है जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे हुए हैं, स्तूपों की किस श्रेणी में आता है, कौन सा श्रेणी, स्तूप का जो श्रेणी है इसमें कौन सा श्रेणी में आता है। तो अवशेष स्तूप में आता है, जिसमें अवशेष रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अवशेष रखा जाता है अवशेष स्तूप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 14 का राइट हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है। 15 नंबर है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है। तो आपका जो है ये मत्स्य पुराण में मिलता है। किस पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। 15 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर का आपका ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 16 नंबर का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, 2 ऑप्शन दिख रहा होगा। तो थोड़ा सा जो है हम पेज को ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया क्या। हाँ, चलिए 16 नंबर देखिए, तिब्बत और भूटान जैसे पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जिनका संबंध इसी शाखा से था। तो 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 17 बोल रहे। 16 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत और भूटान जैसे पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जिनका संबंध इसी शाखा से था। तो आपका 16 का सही उत्तर हो जाएगा क्या, गुरु ऋण 5 यानी कि पद संभव, ऑप्शन नंबर बी। गुरु ऋण 5 यानी कि पद संभव, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 17 नंबर हम लोग बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बोधिसत्व पदापानी की पेंटिंग जो 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है, अजंता की किस गुफा से स्थित है। तो ये गुफा नंबर 1 किससे स्थित है, गुफा नंबर 1 से है। 17 का ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए पेज के नीचे करते हैं थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, शैव संप्रदायों को उनके प्रमुख लक्षणों से सुमेलित कीजिए। आपको जो है इसमें शैव संप्रदाय और उनके प्रमुख लक्षण दिया गया है, उनको जो है आपको सुमेलित करना है। क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका ए पाशुपत, बी है कपालिक, सी है कलामुख, डी है लिंगायत। और इस साइड थोड़ा सा स्पेस यहाँ देना चाहिए था, लेकिन टाइपिंग में जो है मिस्टेक है, स्पेस नहीं दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। एक में है इष्ट देव भैरव, 2 में है शिव पुराण में महाप्रवर्तकार कहा गया है, 3 में है दक्षिण में प्रचलित जंगम भी कहा जाता है, और 4 में है संस्थापक लकु
पुलिस। आपको जो है इसको मिलाना है, एक बगल जो आपका शैव संप्रदाय है और एक साइड जो है आपका उसका प्रमुख लक्षण दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पास पाशुपत ए का पाशुपत का लक्षण क्या था? ये संस्थापक लकुलिस, यानी एक का क्या हो जाएगा? 4। ए का क्या हो जाएगा? 4। और आइए बी में क्या है? कपालिक, कपालिक यानी कि इष्ट देव भैरव। बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 1 नंबर। बी का हो जाएगा 1 नंबर। सी में क्या है? कालामुख। सी में क्या है? कालामुख। कालामुख यानी कि शिव पुराण में महावर्धर कहा गया है। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का जो है आपका हो जाएगा इसमें 2। सी का 2 हो जाएगा। और डी जो बच गया, डी का क्या हो जाएगा? 3। लिंगायत यानी कि दक्षिण में प्रचलित जंगम भी कहा जाता है, यानी कि डी का जो है आपका डी का जो है आपका हो जाएगा 3। किसमें है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 हो जाएगा। मिलान करने वाला था, तो ये उम्मीद करते हैं सबका सही हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए पाठ के अनुसार भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा माना जाता है? तो भारत का जो है सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा माना जाता है? तो पिपरहरवा का स्तूप माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भाजा गुफाएं जो 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई है, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महाराष्ट्र के जो है पुणे जिले में स्थित भाजा गुफाएं जो है, जो 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई है, ये बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये हीनयान से संबंधित है। हीनयान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं, उसके बाद देखेंगे 21 नंबर में भी क्या है, मिलान करने वाला है। तो थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं। चलिए, वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मतों और उनके आचार्यों, यानी कि एक साइड मत दिया गया है, दूसरे साइड जो है आचार्य का नाम दिया गया है। ठीक है, एक साइड जो है आपका मत दिया गया है, दूसरे साइड जो है आपका आचार्य का नाम दिया गया है। इसको आपको मिलान करना है। एक साइड है ABCD और एक साइड है आपका 1 2 3 4। इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। 21 नंबर क्या करना है? मिलान करना है। एक साइड मत दिया गया है, दूसरा साइड जो है आपका आचार्य दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं ए में क्या है? विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत। तो इसका क्या हो जाएगा? रामानुज, यानी ए का क्या हो जाएगा? 2। ए का क्या हो जाएगा? 2 विशिष्ट द्वैत का रामानुज। उसके बाद आते हैं बी द्वैत, द्वैत का क्या हो जाएगा? अनंत तीर्थ, यानी कि बी का हो जाएगा आपका 4। बी का क्या हो जाएगा? 4। आते हैं अब सी में क्या है? शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत यानी कि सी का क्या हो जाएगा? इधर गया शुद्धाद्वैत। हाँ, शुद्धाद्वैत। तो सी का जो है आपका हो जाएगा 1, पल्लवाचार्य। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 1। तो ऑप्शन देख लेते हैं किस में मिल रहा है। ए का 2, ए का 2, बी का 4, बी का 4, सी का 1, सी का 1 किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका मिल रहा है। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? तो डी का आपका 3 हो जाएगा। द्वैत का क्या हो जाएगा? निम्बार्क हो जाएगा। आपका जो है डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मंदिरों और उनके निर्माताओं के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए, यहाँ पे क्या है? प्रसिद्ध मंदिर और उनके निर्माता, एक साइड मंदिर दिया गया है और एक साइड जो है उसका निर्माता दिया गया है, और एक इसमें गलत दिया गया है, उसी को आपको बताना है। कैलाश मंदिर, एलोरा, राष्ट्रकूट, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद बी बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर राजराज प्रथम चोल, ये भी सही है आपका। अंकोर वाट का मंदिर, सूर्यवर्मा, ये भी सही है। पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल, अशोक मौर्य, ये आपका गलत है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 22 का डी हो जाएगा। ठीक है, आइए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर स्क्रीन पे आपको सही से दिख रहा है ऑप्शन? हाँ, चारों ऑप्शन आपको 23 नंबर का स्क्रीन पे सही से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आइए 23 नंबर है इस्लामी संवत, यानी कि हिजरी संवत। इस्लामी संवत को क्या कहा जाता है?
हिजरी संवत भी कहा जाता है कि शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है। तो हिजरी संवत यानी कि जो है इस्लामी संवत की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है? तो पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा यानी कि 422 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 23 का। ठीक है, आइए पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, पल्लव क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन, पल्लव काल में दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले नायनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? तो पल्लव काल में जो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने थे, उसमें से नायनार संतों की संख्या कितनी बताई गई थी वो आपको बताना है। तो 63। कितने संतों की संख्या थी? 63। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 63। ठीक है, 25 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की तथा किसके समय में इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था और किसके समय में इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था? तो ये जो है सबसे पहले इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये मत्स्येंद्र नाथ किया था, और इसका जो है व्यापक व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था? तो गोरखनाथ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 का बिल्कुल सही। आइए 26 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 में है, इस्लाम में सुन्नी और शिया पंथों के विभाजन का मूल कारण क्या था? इस्लाम धर्म में जो है दो वर्गों में जो विभाजित हुआ है, सुन्नी और शिया, जो दो पंथ है, इसका विभाजन का मूल कारण जो है क्या था? मूल कारण जो है क्या था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी का प्रश्न, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूल कारण क्या था? पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी का प्रश्न, इसी के कारण जो है ये शिया और सुन्नी दो धर्मों में पंथों में विभाजित हो गया था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग भी। चलिए 27 नंबर में है आपका, वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख कहाँ पाया गया है? तो कहाँ पाया गया था? तो ये वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया था। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। जो भी लोग नए जुड़ेंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली होमवर्क सीरीज और टेस्ट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेलवे स्टडी अड्डा को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। पेज को थोड़ा सा नीचे करते हैं। चलिए अच्छे से आप लोग को दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। हम्म चलिए इस 28 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस्लाम जगत में खलीफा पद का 1924 ईस्वी में किस तुर्की शासक ने समाप्त कर दिया था? इस्लाम जगत में जो था खलीफा पद को 1924 ईस्वी में किस तुर्की शासक ने समाप्त कर दिया था? तो मुस्तफा कमाल पाशा, इसने जो है इस्लाम में जो है खलीफा पद जो था उसको 1924 में समाप्त कर दिया था। 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 में है, वरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस नंबर में है, गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो गुप्त काल में जो है विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? वराह। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही हो जाएगा, वराह। ठीक है, वराह। आइए 31 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों का सही कालानुक्रम क्या है? तो मगध पर जो शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले मगध पर कौन शासन किया था? हर्यक वंश, सबसे पहले हर्यक वंश। ठीक है, देखते हैं लिख के। सबसे पहले हर्यक वंश किया था, उसके बाद कौन किया था? शिशुनाग, उसके बाद किया था शिशुनाग। शिशुनाग के बाद कौन किया था? शिशुनाग के बाद किया था नंद वंश। नंद वंश किया था, और नंद वंश के बाद कौन किया था? मौर्य वंश किया था। मौर्य वंश किया था। तो देख लेते हैं ऑप्शन, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। हर्यक, शिशुनाग, हर्यक, शिशुनाग, हाँ।
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो सही क्रम कौन सा है 31 का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मगध पर शासन जो है कौन किया था, क्रम से बताना है। तो सबसे पहले हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं। चलिए 32 नंबर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, यानी कि वो सत्य है? तो हर्यक वंश के संस्थापक जो था बिंबिसार, इसमें एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से भी हो जाएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। एक क्वेश्चन तो आपका यही हो गया। वही बता रहा है बिंबिसार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो उसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया, ये भी सही है। उसने राजगिरी का निर्माण, चाहे उसने राजगिरी का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी बनाया, ये भी सही है। उसने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा प्रदोत के इलाज के लिए भेजा था। तो ये जो है इसका वो सत्य है, गलत है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल था। तो आपका ऑप्शन नंबर 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस कहे गए भारतीय शासक की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा जो था सेंड्रोकोटस कहे गए भारतीय शासक की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो किसने किया था? आपका विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो विस्तारता का युद्ध या हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध कहा जाता है, जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 का आपका सही उत्तर। 35 नंबर में है, किस शासक ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया था? किस शासक ने जो था आपका मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित किया था? तो ये शिशुनाग, किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। थोड़ा सा पेज को ऊपर लेते हैं और बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किस विषय से है? तो अर्थशास्त्र का संबंध जो है आपका मुख्यतः राजनीति तथा प्रशासनिक नीतियां, राजनीति तथा प्रशासनिक नीतियां। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर है आपका, लिच्छवी के विरुद्ध युद्ध में रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक जैसे गुप्त हथियारों का प्रयोग किस मगध शासक ने किया था? तो कौन सा मगध शासक ने किया था आपका? तो ये जो था अजात शत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर की तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर में क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में बिताया था? तो किससे शिक्षा लिया था और अपना जो है अंतिम समय कहाँ बिताया था? श्रवण बेलगोला में बिताया था। तो किससे शिक्षा लिया था? भद्र बाहु से लिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भद्र बाहु। ठीक है, भद्र बाहु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस धार्मिक ग्रंथ में है? तो किस धार्मिक ग्रंथ में है आपका? तो जैनदा अवेस्ता, जैनदा अवेस्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर स्क्रीन पे सही से दिख रहा है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद संधि शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत प्राप्त नहीं हुआ था? तो कौन सा प्रांत प्राप्त नहीं हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य को? तो पाटलिपुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी 40 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, अशोक के प्रमुख शिलालेखों उनमें वर्णित विषयों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित जो है इसमें नहीं है। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसमें वर्णित विषय के संबंध में कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है।
तो सबसे पहला है आपका पहला शिलालेख पशुबलि की निंदा, बिल्कुल सही है। पांचवा शिलालेख धर्म महापात्रों की नियुक्ति, बिल्कुल सही है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन, बिल्कुल सही है। 11वां शिलालेख स्त्री महापात्रों की नियुक्ति, बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 41 का। 42 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण में जो है बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है? भद्रसार, भद्रसार ऑप्शन नंबर सी, या वारिसार ऑप्शन नंबर 42 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आपका मेगा अस्थनीज द्वारा इंडिका में दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है आपका पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। दूसरा कथन है आपका राजा का महल पत्थर का बना था जिसे लकड़ी की नक्काशी से अलंकृत किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है उसको मिलाना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो एक और ना तो दो सही है। इसमें आपको बताना है। तो आपका जो है इसमें क्या है, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा था जिसमें 570, ये आपका सही है। 43 का एक आपका बिल्कुल सही है, केवल एक। तो आपका 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस स्थान से प्राप्त उभारदार मूर्तिशील पानी की रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपांचित्र के साथ रानियों अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित है? किसमें उल्लेखित है? तो आपका ये उपगुप्त सॉरी 44 नंबर हम बता रहे हैं, हाँ 44 नंबर। तो इसका जो है आपका कनगलाहल्ली यानी कि कर्नाटक में है। कनगलाहल्ली यहाँ पे जो है इसका जो है अशोक शिलालेख उल्लेखित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 44 का डी हो जाएगा। आइए 45 नंबर की ओर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो किस बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो ये उपगुप्त ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आइए 46 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 46 नंबर है आपका, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार के सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से क्या भेजने की प्रार्थना नहीं की थी? तो एथिनियस के अनुसार जो है आपका बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से क्या भेजने की प्रार्थना नहीं की गई थी? तो 500 हाथी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 47 नंबर, मौर्यकालीन प्रांतों को उनकी राजधानियों से सुमेलित करना है। एक साइड आपका प्रांत दिया गया है, एक साइड आपका राजधानी दिया गया है। प्रांत जो है आपका एबीसीडी वाला है और राजधानी जो है आपका 1 2 3 वाला है। इसको आपको सुमेलित करना है। तो ए उत्तरापथ, उत्तरापथ का क्या हो जाएगा? तक्षशिला यानी कि ए का हो जाएगा 4, ए का 4 हो जाएगा। बी किधर है? अवंती राष्ट्र यानी कि उज्जैनी, यानी बी का क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है दक्षिणापथ, दक्षिणापथ और इसका क्या हो जाएगा? दक्षिणापथ का हो जाएगा आपका स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी यानी कि आपका जो है सी का क्या हो जाएगा? 2, सी का 2 और बच गया डी, तो डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो बच गया डी का 3 हो जाएगा। कलिंग, कलिंग का यानी कि तोसली। तो आपका किसमें है? ए का 4, बी का 1, सी का 2, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो लोग लुसियन अच्छे से पढ़े होंगे उनका 35 प्लस सही होगा, और जो अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, जो सोचे होंगे कि ये सब पहले से ही पढ़ा हुआ है डायरेक्ट टेस्ट दे देंगे, उनका जो है 35 से कम ही मार्क्स आया होगा, ये गारंटी है। क्योंकि क्वेश्चन जो है एक एक पॉइंट से क्वेश्चन लिया गया है घुमा घुमा करके। ठीक है, तो 48 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख शाहबाज गढ़ी और मनसेहरा कहाँ स्थित है? अशोक के जो है प्रमुख शिलालेख कौन कौन है? शाहबाज गढ़ी और मनसेहरा कहाँ स्थित है? तो आपको ये बताना है कि किस राज्य में आपका ये स्थित है। तो ये किस राज्य नहीं, किस ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कहाँ में स्थित है? पाकिस्तान में आपका ये स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। 49 नंबर है आपका, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईस्वी पूर्व में
कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध और उसके हृदय परिवर्तन का विस्तृत वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो किस शिलालेख में मिलता है? 13वां शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का जो एवं हृदय परिवर्तन का जो है उल्लेख मिलता है। किस शिलालेख में? 13वां में। ऑप्शन नंबर 49 का डी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे 50 नंबर, ठीक है। 50 नंबर है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था? तो किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था? तो भाब्रू अभिलेख में बताया था। ऑप्शन नंबर 50 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। तो जो भी लोग नए हैं उसको हम बार-बार बोल रहे हैं कि अगर आप लोग नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेलवे स्टडी अड्डा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लुसेंट और एसपीडी जो है 95 दिन में हम आपको लुसेंट कवर करवा देंगे 100%। 95 दिन में अगर आप लोगों का साथ अच्छा रहा तो ये आपका सेशन बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। फ्री डेली होमवर्क सीरीज के रूप में जो है आज तीसरा सेट था और अगला दिन आपका चौथा सेट होगा, ठीक है। वहां भी होमवर्क जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। जो भी लोग नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको प्रत्येक दिन होमवर्क आपको दे दिया जाता है, ठीक है। आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा किनका कितना सही हुआ है, ठीक है। किनका कितना सही हुआ है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे आपका जो है सुधार करने की आवश्यकता है। आप लोग कमेंट करके एक बार प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का जो है कंटेंट आपको कहीं भी पेड ग्रुप में मिलेगा, फ्री में आपको 100% बोलते फ्री में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। डेली टेस्ट का पीडीएफ और उसका डिस्कशन, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को।